हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कक्षा 10 के गणित विषय का जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आप उनका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो दोस्तों आपके वास्तविक संख्या चैप्टर में दिए हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे उनमें दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं, आप उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जो बच्चे इस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चनों का सोल्व कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग दोस्तों रिमेंबर कर लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों कि मेरे इस प्रश्न के आधार पर कोई दूसरा भी प्रश्न आपको चेंज कर दे दे, लेकिन उसका दोस्तों जो बनावट होगा, उसका जो तरीका होगा, वो दोस्तों उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से दोस्तों मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा, जिस क्वेश्चन के माध्यम से। इसलिए दोस्तों कि आपका क्वेश्चन बदल सकता है, इन क्वेश्चन का जो आधार होगा, क्वेश्चन का जो आशय होगा, वो दोस्तों आपका वही होगा। इसलिए आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखिएगा। आपका जो फरवरी माह में होने वाला जो परीक्षा 2023 में, ये दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि मैं अपने इस वीडियो में आप लोग के लिए कुल 40 सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके वास्तविक संख्या चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पहला नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया जा रहा है। आप लोग दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़कर समझिए कि इसमें आपसे क्या कह रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, यदि ए और बी आभास संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आभास संख्या उसे कहा जाता है जिसका 2 से अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सभी क्या है आपके आभास संख्या है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि आभास संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। तो आप लसा कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे कि आपके सामने दोस्तों दे दिया जाए 5/2 और प्लस में आपको दे दिया जाए 3/7। तो दोस्तों आप इसका लसा कैसे निकालिएगा, तो दोस्तों आप इसका लसा ऐसे निकालिएगा, 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके सामने निकल कर आएगा 14। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमें ए और बी का लसा निकालना हो तो ए और बी का लसा दोस्तों हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ए और बी का जो लसा है हम लोग ए और बी को गुणा करके निकाल सकते हैं। यानी ए और बी को हम गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल है वो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों हमें ए भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 5 + 3√2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी आपकी संख्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 है आपका वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जबकि दोस्तों आपका जो 3√2 है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। और मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कभी भी अगर आप एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़े या फिर घटाएं तो उनका जो प्राप्त मान होगा वो हमेशा और हमेशा दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो हमेशा दोस्तों अपरिमेय होगा। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 0 से 50 के बीच जो संख्याएं आएंगे वो टोटल आपके 50 को आएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि 50 को संख्या में अगर विषम संख्या है तो साथ ही साथ दोस्तों आपके सम संख्या भी है। यानी कि एक सम संख्या के बाद दूसरा का क्या होता है दोस्तों, आपको विषम संख्या प्राप्त होता है। यदि दोस्तों हम यहाँ पर अगर हम 2 ले लें तो 2 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, तो 3 आएगी। अगर 0 ले ले तो 0 आपका सम संख्या है, तो 0 के बाद कौन सी आपकी विषम संख्या आएगी, तो वो 1 आएगी। तो कहने का मतलब कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक साथ ही क्या है, इसमें शामिल है। तो दोस्तों 0 और 50 के बीच में अगर 25 को आपका सम संख्या होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 25 को आपका विषम संख्या होगा। इसलिए आप लोग इसमें हमेशा समझ कर रखिएगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या हमेशा 25 ही होती है। अगर यहीं पर दोस्तों क्वेश्चन बदल दे आप लोग के लिए
लिए बोला जाए कि 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि उसमें हम लोग बताएंगे कि 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या भी 25 ही है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन भी दोस्तों क्या कर सकते हैं आप लोग अपने माइंड से अच्छी तरीके से समझ कर आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या हो उसका दशमलव प्रसार तभी शांत हो सकता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के घात में हो या तो 5 के घात में हो या फिर 2 और 5 दोनों के घात में हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई भी परिमेय संख्या का उनके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी उसमें अगर आ जाती है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो दोस्तों वो जो परिमेय संख्या का भिन्न होगा वो बिल्कुल भी आपका शांत दशमलव प्रसार वाला नहीं कहलाएगा। इस चीज को आप लोग हमेशा दोस्तों समझ कर रखिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है 17/1536 है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1536 है वो 2 से कट जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 5 से कटेगा। तो दोस्तों ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर 6 है। 5 से कटने के लिए उसकी इकाई स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। लेकिन देख लेते हैं कि 2 का अतिरिक्त और भी किसी संख्या से कट रहा है क्या। तो दोस्तों इसको सबको जोड़िए, तो यहाँ पर अंकों को जोड़िए विभाजन के नियम से। तो 6 3 9 और 9 5 14 15, यानी कि दोस्तों इसमें अंकों का टोटल योग कितना है तो 15। तो इतना दोस्तों श्योर है कि ये जो 15 जब आपका जब आ रहा है तो दोस्तों आपका 3 से कटेगा ही कटेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 के साथ साथ इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों आपका 3 भी जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों आपके 3 नहीं होना चाहिए था, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी दोस्तों आपका अभाज्य संख्या नहीं हो। इसलिए बोलेंगे कि जो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत आंसर होगा, यानी बिल्कुल भी आपका दोस्तों राइट नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सी नंबर में, तो सी नंबर में कितना है तो 23/343 है, यानी 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं 2 आएंगे नहीं 5 आएंगे, इसलिए ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का, तो बी नंबर में आप लोग देख सकते हैं 6/15। तो दोस्तों जो 15 होगा वो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन वो 3 से भी कट जाएगा। इसलिए दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के साथ साथ 3 भी आएंगी, इसलिए ये भी दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये कितना है तो 3/8 है। तो दोस्तों जो 3/8 है इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि 8 का जब हम गुणनखंड करें तो क्या हो सकता है, ये केवल दोस्तों आपके 2 के रूप में आएगा, 2 के फॉर्म में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी के 8। मतलब ये बिल्कुल भी दोस्तों आपका नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी क्यों यहाँ पर केवल क्या आ रहे हैं तो 2 आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों आपका 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। तो 5 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों आपका 2, और जो सबसे दोस्तों वो आपका छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों आपका 4। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम लोग 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास निकल कर आएगा 4 दूनी के 8। और आपसे यही पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना होगा। तो इसमें गुणनफल वाला जो 8 है कौन आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों 6 नंबर आपसे कहा जा रहा है दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमको पता नहीं है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों मान लेते हैं कि दोनों संख्या में जो पहला संख्या है वो है ए और जो दूसरा संख्या है वो है दोस्तों आपका बी। तो हम जब इसका गुणनफल करेंगे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम तो कितना निकल कर आएगा तो एक होगा आपका दोस्तों 25 और दूसरा हो जाएगा आपका 50, यानी आपका एचसीएफ है दोस्तों 25 और एलसीएम है आपका 50। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 5 होगा 125 यानी 1250। तो 6 नंबर में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों आप लोग को बनाना है। ठीक है, ये केवल आपका पहले चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
नियम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है वो दो पूर्णांकों, जो आपका पूर्णांक जो होता है धनात्मक होता है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से HCF को परिकलित करने की यह एक प्रकार की तकनीक है। यानी जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग दो धनात्मक संख्याओं का जब आप भाग क्रिया करते हैं और जब भाग क्रिया के फल स्वरूप उनके शेषफल का जो मान है अगर वो 0 प्राप्त हो जाता है तो हम इसके भाजक को ही क्या करते हैं HCF के रूप में मान लेते हैं। कब? जब इसका शेषफल 0 हो जाए तब। तो दोस्तों ये जो आपका तकनीक है वो आपको मौसा ज्ञात करने के लिए ही दिया गया था, इसीलिए 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता हो। ठीक है, अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 8 नंबर में वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा आध घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पहला चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा या दोस्तों आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया भी होगा। मैं आप सभी को दोस्तों बता दूं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इन तीनों का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि दोस्तों हम लोग लघुत्तम समवर्तक निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों के तीनों दोस्तों जो आपके धावक है वो पुनः कितने समय बाद एक ही स्थान पर वो प्राप्त हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस पुनः मिल जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली रूप से 3 का हम लोग दोस्तों आभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, तो केवल 3। अगर दोस्तों हम लोग 4 का आभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा 2 गुणे 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों 8 का अगर आभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास 8 का आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2। तो यहाँ पर अगर 2 का घात करेंगे टी हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर क्यू, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और सबको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले हम अधिकतम घात लेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर क्यू में सबसे अधिकतम घात वाला कौन है, तो 2 के पावर क्यू। तो ले लेंगे यहाँ पर 2 के पावर क्यू अब मल्टीप्लाई, फिर देखिए कौन है तो 3 है, तो 3 को ले लेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, अब फिर हो जाएगा 3, तो टोटल आपका मान निकल जाएगा और तरीके 24। यानी दोस्तों आपके 24 घंटे के बाद ये तीनों के तीनों क्या होंगे, अपने प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 घंटे बाद क्या होंगे दोस्तों, ये तीनों अपने प्रस्थान बिंदु पर पुनः आ जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं किस पर, तो प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए 9 नंबर आपसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अपरिमेय संख्या उससे कहा जाता है जिन संख्याओं का बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन बताइएगा कि किन का दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दोस्तों मैंने थोड़ा गलती लिखा है, यहाँ पर जो हर का मान होगा √84 वो 84 नहीं होगा बल्कि दोस्तों वो 64 होगा। इसको आप लोग समझ कर रखिएगा, वो कितना हो जाएगा तो 64। तो दोस्तों देखिए जब आप √36 का वर्गमूल निकालिएगा तो √36 का वर्गमूल आपको पूर्ण रूप में प्राप्त होगा कितना, तो दोस्तों वो प्राप्त होगा आपको 6। जब 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो वो दोस्तों आपको पूर्ण रूप में प्राप्त होगा 8। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में तो दोस्तों √1 का अगर वर्गमूल निकालें तो दोस्तों वो आपका 1 ही होता है। √81 का वर्गमूल निकालिएगा तो दोस्तों इसका जो पूर्ण वर्गमूल है वो आपको 9 प्राप्त होता है। यानी ये भी दोस्तों क्या हुआ आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या। बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में, तो इसमें दोस्तों आपसे बताया जा रहा है √3/√5 है। तो दोस्तों अगर आप लोग √3 का मान निकालिएगा तो दोस्तों बिल्कुल भी इसका जो मान है पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही अगर आप √5 का भी मान निकालिएगा तो √5 का भी मान आपको बिल्कुल भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपके 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सी है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर। तो देख सकते हैं दोस्तों 10 नंबर में आपसे कहा जा रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका 20 है वो आपके एक प्रकार का दोस्तों आपका अंतिम संख्या है, क्योंकि पूछ रहा है कि 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जितना पूछ रहा है उसी को दोस्तों हम लोग n मान लेते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो n है वो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास दोस्तों 20 है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, मतलब क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है जो दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिएगा वो फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n + 2 बटा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4। दोस्तों मेरा जो टच पेन है वो काफ़ी बढ़िया नहीं चल रहा है, आप लोग दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसे दोस्तों मैं मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 होगा, ठीक है
2। ठीक है, तो n का मान कितना था, तो n का मान दोस्तों आपका 20 था, तो हमने यहाँ पर 20 लिखा और फिर यहाँ n का मान रखेंगे 20 और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2, तो 20 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 22 और बटा में है दोस्तों कितना, तो आपका 4। ठीक है, तो जब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 20 को 4 से कटाएंगे, तो 20 को जब दोस्तों हम लोग 4 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 5। अब 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 110। तो जरा देखिए तो दोस्तों आपके 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका 110 आ रहा है। ठीक है, तो जो आएगा 110 वही दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में आपके सामने दिया जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। थोड़ा इसको दोस्तों मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। देखिएगा, इसमें दोस्तों आपसे बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है, इसलिए मेरे इस वीडियो में दोस्तों कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। इसमें से दोस्तों मैं उम्मीद के साथ बताऊं कि इसमें से जो दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जरूर आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसका तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग कलन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है यदि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग ना निकले तो वह संख्या होगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जिस किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग ना निकले तो वह संख्या दोस्तों आपका होगी अपरिमेय। इसलिए दोस्तों आपका 12 का जो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कुछ समय पहले कि कभी भी एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का या फिर योग हो या फिर अंतर हो। योग मतलब होता है दोस्तों जोड़, अंतर मतलब होता है घटाव। वो हमेशा और हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसे दोस्तों बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, इसे हमेशा रिमेंबर करके रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या फिर घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 पर। तो दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो या तो परिमेय प्राप्त हो सकता है या तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि सर आप अभी बताएं कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो या तो परिमेय प्राप्त होगा या तो अपरिमेय प्राप्त होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि परिमेय या अपरिमेय यहाँ पर संबोधित हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा दोस्तों मतलब काफी मतलब हद तक शुद्ध नहीं बना है, लेकिन दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि देखिए इसमें 4 को दोस्तों आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आप लोग सी नंबर को ही आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि दोस्तों हमेशा और हमेशा एक परिमेय को अगर हम एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा करें तो उनका गुणनफल सदैव हमेशा हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि दोस्तों अगर यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर परिमेय संख्या शून्य का, तो दोस्तों अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या शून्य को अगर हम गुणा कर दें तो वो दोस्तों आपका जो प्राप्त मान है वो आपका परिमेय ही प्राप्त होगा। इसलिए यह एक प्रकार का दोस्तों अपवाद हो जाता है। ये देखिए जब आपका क्वेश्चन बोलेगा ना एक शून्येतर परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो इसमें दोस्तों आपका 100% श्योरली है तो दोस्तों उसका जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा और हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। शून्येतर बोलेगा तब, लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो में जो 14 नंबर जो प्रश्न है उसमें शून्येतर नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप 0 को √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 क्या है, अपरिमेय। 0 है आपका दोस्तों परिमेय, तो इसका मान क्या मिलेगा, अपरिमेय नहीं मिल सकता है, 0 मिलेगा, जो कि दोस्तों 0 क्या है, एक प्रकार का परिमेय। तो दोस्तों आपका ऑप्शन अगर दिया रहेगा परिमेय या परिमेय तो उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन जब आपका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा परिमेय या अपरिमेय तो आप लोग अपरिमेय संख्या को ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों वो तो दिया नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है उसी को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान से दोस्तों, ठीक है, मैं आप लोग को सब टूल का अच्छे से समझा रहा हूं जिससे कि आपका कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आप चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपसे कहा जा रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल। तो दोस्तों एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो या तो दोस्तों आपका परिमेय प्राप्त हो सकता है या तो आपका अपरिमेय प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब आपका रूट में अगर मान के चलते दोस्तों आपका रूट पे कोई आपका संख्या है, जैसे कि हम रूट पे ले लेते हैं दोस्तों आपके 5 को, तो रूट 5 क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का दोस्तों हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों इसे हम लोग एक परिमेय संख्या अगर हम 2 से अगर हम भाग दें तो हमारा जो प्राप्त मान होगा वो हमें दोस्तों अपरिमेय ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों अगर हम रूट 5 को अगर हम 0 से भाग दें तो हमारा रिजल्ट दोस्तों निकल कर आएगा 0, जो कि दोस्तों एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो शून्य है ना वो एक प्रकार का अपवाद हो जाता है, यानी शून्य को छोड़कर कुल जितने सारे परिमेय संख्या है आपके अगर उन संख्याओं से अगर हम अपरिमेय संख्या भाग देते हैं तो उनका भागफल दोस्तों सदैव और सदैव अपरिमेय ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको शून्य से अगर किसी अपरिमेय संख्या भाग दिया जाए तो उसका दोस्तों जो भागफल है वो हमेशा और हमेशा दोस्तों आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो दोस्तों आप लोग मार लेना या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक शून्यतर करने का मतलब जिसमें शून्य बिल्कुल भी शामिल ना हो, एक शून्यतर परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो उसमें दोस्तों उसका जो भागफल होगा वो सदैव और सदैव अपरिमेय ही प्राप्त होगा। कभी भी भूलिएगा मत, मैंने क्या बताया कि जब हम किसी भी अपरिमेय संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका जो भागफल है वो अपरिमेय नहीं बल्कि आपके 0 के रूप में परिमेय प्राप्त होगा। लेकिन जब आपका कोई शून्यतर परिमेय संख्या हो यानी शून्य वाला बिल्कुल भी ना हो तो हम लोग दोस्तों उस संख्या से किसी अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो उसका जो भागफल होगा वो हमेशा और हमेशा दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों इसका जो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा देख सकते हैं वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी परिमेय या अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर शून्यतर बोलते हैं ना तो केवल क्या करते हैं हम लोग अपरिमेय को ही सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगला 16 नंबर पर। देखिए दोस्तों 16 नंबर आपसे कहा जा रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। इसको आप लोग हमेशा याद कर ही रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर देख सकते हैं एक अपरिमेय संख्या √2 को एक दूसरे अपरिमेय संख्या अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको परिमेय संख्या मिलेगा। कितना मिलेगा? √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √4 और √4 का जो वर्गमूल होता है वो आपको 2 ही प्राप्त होगा। बताइए तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का परिमेय संख्या। लेकिन यदि यही पर √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें √5 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? √10, जो कि दोस्तों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो परिमेय भी प्राप्त हो रहा है तो अपरिमेय भी प्राप्त हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका जो गुणनफल होगा या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 17 में 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल होता है। भैया आपसे पूछा जा रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल कितना होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल है वो या तो दोस्तों आपका परिमेय होता है या तो दोस्तों आपका अपरिमेय होता है। ठीक दोस्तों उसी प्रकार से सेम कंडीशन जैसा गुणनफल में था वैसे दोस्तों इसमें भी होगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों √3 को अगर हम √3 से अगर भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा? 1, जो कि दोस्तों एक प्रकार का परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर √3 को अगर हम दोस्तों मान चलते √5 को अगर हम भाग देते √2 से तो हमें क्या मिल सकता है? तो दोस्तों हमारा जो प्राप्त मान होगा वो मिलेगा √5/2, जो कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल है वो या तो आपको परिमेय प्राप्त हो सकता है या तो आपका अपरिमेय प्राप्त हो सकता है। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको दोस्तों आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे ये सीख रहे होंगे कि ये तो हम लोग को 10 क्लास में पढ़ना ही नहीं है, तो दोस्तों बढ़िया से बुक पढ़ लीजिएगा, आप लोग को उसी में दिया है और आपके एग्जाम में पूछ देगा ना तो मुंह बन जाएगा बानर जैसा। ठीक है, इसीलिए आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे और आप लोग ये ना समझ पाए कि ये मतलब आपका सिलेबस से बाहर है। सब दोस्तों आपका सिलेबस क्या ही है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 18
में। देखिए प्रश्न नंबर 18 आपसे कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में निम्न में से सही कथन कौन सी है। तो दोस्तों आपका जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड ने प्रतिपादित किया था तो उस समय उन्होंने बताया था दो धनात्मक पूर्णांकों की विभाजन क्रिया में कि जो दोस्तों आपका शेषफल है वो या तो अपने भाजक से छोटा होगा या तो 0 के बराबर होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब कि दो धनात्मक पूर्णांकों के भाग क्रिया के क्रम में आपका जो शेषफल मिलेगा वो भाजक से छोटा मिलेगा और 0 से बड़ा और उसके बराबर मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कि इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से दोस्तों जो आपका शेषफल r है वो अपने भाजक b से छोटा है। क्योंकि दोस्तों जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने दोस्तों ये जाना होगा कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से दिया था, जो कि दोस्तों एक प्रकार का सत्य कथन है। यहाँ पर हम लोग a को बोलते हैं भाज, b को बोलते हैं दोस्तों हम लोग भाजक, q को बोलते हैं हम लोग भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। और जब दोस्तों हमारा r अगर 0 प्राप्त हो जाए तो हम लोग b को ही क्या मानते हैं, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हम लोग दोस्तों मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो r का मान होगा ना वो सदैव और सदैव दोस्तों आपके 0 के बराबर होगा या 0 से आपको बड़ा प्राप्त होगा, लेकिन आपका जो भाजक है उससे हमेशा छोटा प्राप्त होगा। तो ऐसा कंडीशन दोस्तों आपको देखने में मिल सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 पर। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होती है, यानी दोस्तों बिल्कुल भी शांत नहीं होती है। शांत केवल आपका परिमेय संख्या में ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कभी कभी आपका अशांत का अनावसानी भी आपसे पूछा जाता है। तो अशांत हो या अनावसानी हो बात एक ही होती है, शांत हो या अवसानी हो बात एक ही होती है। तो दोस्तों आप लोग इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका अशांत अनावर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अशांत अनावर्ती वाला जो आपका दोस्तों ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं अशांत अनावर्ती, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों 20 नंबर में। तो 20 नंबर में आपसे दोस्तों कहा जा रहा है जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो दोनों संख्याएं होंगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी दो संख्याओं में जो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल 1 रहेगा तो अभी उन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो सकता है। और जब दोस्तों वो दोनों संख्याओं का जो उनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है अगर वो 1 होगा तो वो दोनों जो संख्याएं दोस्तों वो आपके सहआभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्योंकि आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा सहआभाज्य संख्या के परिभाषा के माध्यम से कि सहआभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उनका जो दोस्तों सार्वगुणन है वो केवल एक ही होता है। जैसे कि सपोज है दोस्तों देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं तो 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा 2 गुणे 1। एक दोस्तों हम लोग यहाँ पर 7 ले लेते हैं, अगर हम 7 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा तो 7 गुणे 1। आपसे पूछे अगर कि इसका HCF क्या होगा तो दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में दोस्तों केवल 1 के ना मिल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका HCF क्या होगा तो 1। तो यानी 1 अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उस स्थिति में जो ऐसी संख्याओं का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा तो दोस्तों आपका सहआभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी दो संख्याओं का अगर HCF 1 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं आपके सहआभाज्य कहलाते हैं। गलती सलती मत यहाँ पर टेल देना। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, उसमें कहा जा रहा है आप लोगों से यदि a बराबर BQ प्लस R हो जहां जो R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन अपने भाजक b से छोटा है तो निम्न में से कौन सा कथन आपका राइट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो निम्न में से राइट आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों याद रखिएगा कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है यानी आप a और b का जब आप HCF निकालिएगा तो वो निकलेगा HCF AB, और HCF जो AB है वो आपको केवल और केवल इक्वल हो सकता है आपके HCF जो आपका भाजक है ना, जो भाजक आपका b मिलेगा ना b और जो शेषफल मिलेगा r उसके HCF के बराबर। तो इसमें कौन ऑप्शन दिख रहा है HCF AB, यानी दो संख्या जो a और b है, जो दो संख्या a और b है उनका HCF है, और जो आपके यहाँ पर भाजक जो b है उनका जो शेषफल r है उनका HCF दोनों का आपस में बराबर ही होगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे को मेरे इस वीडियो में प्रॉब्लम होगा या 21 नंबर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए फेस वीडियो भी बनाकर आप लोग को समझाकर अच्छी तरीके से दोस्तों मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं चलते हैं 22 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए
HCFM0, यानी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए HCFM0 का मान दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए HCFM0 का जो मान होगा वो हमेशा और हमेशा m ही प्राप्त होगा। आप लोग याद रखना, यानी अगर पहला संख्या m हुआ दूसरा संख्या 0 हो तो उसका जो HCF होगा वो दोस्तों आपको m यानी पहला संख्या ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका 22 नंबर भी क्या हुआ आपका दोस्तों सोल्व हो चुका। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न में। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले किस एल्गोरिथम का, बहुत सारा दोस्तों आपका एल्गोरिथम है, लेकिन कंप्यूटर में सबसे पहले आपका कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सभी एल्गोरिथमों में से जो आपका पहला एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी का प्रयोग कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम के रूप में किया गया था। तो आपका जो 23 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा ही ना कि आधारभूत एल्गोरिथम और गुणनखंड एल्गोरिथम यहाँ पर घुसा दीजिएगा, समझ कर अच्छे से एक एक स्टेप बाय क्या करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। आप चलते दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 में आपसे कहा जा रहा है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। दोस्तों गणितज्ञों का राजकुमार यानी गणितज्ञों यानी जितने भी गणित जानने वाले होते हैं उन सबका जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसे आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और 2023 में मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का अगर आप दोस्तों देना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इसे याद करके रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस है उनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, उसमें हम लोग चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न में देखिए आपसे क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है। यही आपसे दोस्तों क्या कह रहा है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 4n को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कोई आप मान रखिए, देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में 0 फिर 2 फिर 5, बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मान है जो बिल्कुल भी शून्य पर समाप्त हो जाए। तो दोस्तों अगर हम n के स्थान पर अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा मान क्या होगा 40, जो कि दोस्तों 1 प्राप्त होगा, लेकिन बिल्कुल भी 0 प्राप्त नहीं होगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, 1 पर समाप्त हो रहा है। अगर दोस्तों यहीं पर अगर हम n के स्थान पर ले ले कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 ले तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4 चौके 16 मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को 5 को। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 के पावर 5 लेते हैं तो कितना होगा, सिंपली सी बात है, अगर 4 को दोस्तों 5 पर आप गुणा कीजिएगा तो क्या हो सकता है, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी दोस्तों अगर आप आगे इसका गुणा कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी इसका जो दोस्तों अंत है वो बिल्कुल भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या कीजिएगा आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये दोस्तों तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी हो। अगर 5 रहेगा तो दोस्तों यह शून्य पर समाप्त होगा, अगर 5 नहीं है तो बिल्कुल भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि 5 देके आप लोग 5 को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग पावर प्रयोग कर देखेंगे कि ये बिल्कुल भी 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो डाल देंगे इनमें से कोई नहीं, ऐसे, ठीक है, सोच समझ कर। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF AB और LCM AB का गुणनफल बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का दोस्तों जो HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो दोस्तों उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है जिन दोनों संख्याओं की सहायता से आपका HCF और LCM प्राप्त हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया कि जिन दो धनात्मक संख्याओं की सहायता से आपने HCF और LCM निकाला है उनका जो गुणनफल है वो दोस्तों उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो आपका जो संख्या है वो कौन कौन है, तो एक हुआ दोस्तों आपका A और दूसरा है दोस्तों आपका B। तो A और B को अगर हम गुणा कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो AB। तो देखिए तो
इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर राइट है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट होगा। तो लिखेंगे ए गुणा बी, बी गुणा ए भी आपका चलेगा। देखिए जो बी गुणा ए है ना, तो ये भी कोई आपका रॉन्ग नहीं है, बी गुणा ए भी आपका चलेगा, क्योंकि ए गुणा बी हो या बी गुणा ए हो, ये दोनों क्या है, क्रमवीर्य नियम से गुणनफल का बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ए गुणा बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो HCF है वो 3 संख्याओं के लिए दिया जा रहा है। पहला संख्या देखिए इसमें दिया जा रहा है, पहला संख्या A, दूसरा संख्या B और तीसरा संख्या C। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है, तो ऐसा दोस्तों 3 संख्याओं के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर A और B के अतिरिक्त अगर कोई तीसरा संख्या आ जाए, अगर आप सोचिएगा कि इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हमें मिल जाए, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपका प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर सोचिएगा कि इनका जो HCF और LCM है वो आपको प्राप्त मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है इक्वल में। तो यहाँ पर देखिएगा कहीं पर दिया है नॉट इक्वल, देखिए तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहीं पर दिया है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को मैं जूम कर देता हूँ। HCF ABC यानी 3 संख्याओं का HCF और गुणा LCM 3 संख्याओं का ABC नॉट इक्वल टू नहीं बराबर होगा A गुणे B गुणे C, तो ही आपका कथन सही होगा। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले आप लोग आराम से समझ लीजिएगा, तब जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टिकअप कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, यदि आभाज्य संख्या PA² को विभाजित करता है जहां A एक पूर्णांक है, तब निम्न में से सही कथन होगा। तो दोस्तों आप लोग √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी जब आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध किए होंगे तो ऐसा कंडीशन आप लोग को मिला होगा लिखने के लिए स्टेटमेंट के रूप में। तो आप लोगों ने क्या लिखा होगा, यानी आप लोगों ने समझा होगा कि जब अभाज्य संख्या PA² को विभाजित करता है तो जाहिर सी बात है कि जो P है वो A को भी विभाजित करेगा। तो जरा इसमें देखिए तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा कि जो P हो A को भी विभाजित करेगा, तो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 में। प्रश्न नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी ना, असंभव है, भूल के भी ना। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के बराबर करते थे, जैसे कि यहाँ पर 2 + √3 बराबर 5 हो जाए, ठीक है, तो बोलिएगा कि ये क्या एक प्रकार का दोस्तों आपका मतलब ये आपका सही कथन है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 + √3 क्या है, एक प्रकार का आपका अपरिमेय संख्या है, आज जो 5 उपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। आज जब आप लोग अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करते थे तो उसमें आपका एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाता था, इसलिए हम लोग बोलते थे कि इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, जबकि आपका बराबर होता था जब आप लोग सोल्व करते थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा दोस्तों कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर भैया कबो ना हो सकता है, यह असंभव है। तो इसमें दोस्तों क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए असत्य है तो अगर असत्य को भी टिकअप कीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा, असंभव को भी अगर आप टिकअप कीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। असत्य है या असंभव है, दोनों में से कोई टिकअप कर लीजिएगा, कोई दोस्तों आपका इसमें से काट नहीं सकता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है, यदि Q का एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी हो तो P/Q का दशमलव प्रसार निम्न में से होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आपके परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वो तभी शांत हो सकता है जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड या तो दोस्तों आपके 2 के पावर m के रूप में प्राप्त हो, या फिर दोस्तों आपके 5 के पावर n के रूप में प्राप्त हो, या फिर 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में प्राप्त हो। अगर दोस्तों इसके अतिरिक्त कोई भी अगर अभाज्य संख्या अपने घात के साथ गुणनफल के रूप में अगर इनके साथ आती है तो उस परिमेय संख्या का जो भिन्न होगा उसके दशमलव प्रसार के लिए दोस्तों बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा यहाँ पर समझ कर रखिएगा कि यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी अगर रहेगी तो P/Q का जो दशमलव प्रसार है वो आपको अशांत आवर्ती प्राप्त होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा आपका राइट आपका ऑप्शन होगा। तो अशांत आवर्ती आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा आपसे क्या कर रहा है कि यदि Q का एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी हो
तो P बटा Q का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत आवर्ती, यानी वो अशांत हो जाएगा लेकिन आवर्त में रहेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 31 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 में आपसे कहा जा रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ना शून्येतर, शून्येतर कहने का मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी शून्य शामिल नहीं हो, आ चुका है शून्येतर, बिल्कुल भी शून्य शामिल नहीं हो, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल। तो दोस्तों क्या होगा, तो हमेशा और हमेशा परिमेय, याद रखिएगा मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें डाल दिया है, तो आप लोग हमेशा भूल कर भी दोस्तों आप लोग परिमेय या अपरिमेय नहीं मारिएगा। कौन सा होगा, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक शून्येतर परिमेय को अगर आप लोग अपरिमेय संख्या भाग दीजिएगा या फिर उसके साथ गुणा कीजिएगा तो आपका जो प्राप्त मान होगा वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है संख्या 0.0875 के हर में 2 का अधिकतम घात कितनी है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.0875, तो दशमलव के बाद कौ अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भिन्न ग्रुप में 875 आप बटा में हो जाएगा दोस्तों आपका 10,000, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 को जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जीरो यहाँ पर उतार देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आपका 4 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या किए 4 को यहाँ पर हमने जीरो उतार दिया इनके हर में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर Q का मान कितना है, यानी इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4। आज दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर भाड़ा में जाए कुछ हो के उससे मतलब ही नहीं है हमको, नीचे से हमको मतलब है, बस नीचे, ठीक है। आप लोग नीचे खाली देखना, 10 को तोड़िए तो 10 टूट सकता है इसे, देखिए 2 5 10 होता है ना, 2 5 10 है, अब पूरा घात कितना हो जाएगा, तो 4। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुणे 5 के पावर 4 करने का मतलब कि 2 का भी घात कितना होगा, तो दोस्तों आपका 4 होगा, और गुणा 5 का भी घात कितना होगा, तो दोस्तों आपका 4 होगा। यानी दोस्तों इनके अभाज्य गुणनखंड में, दोस्तों इनके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या है वो 2 और 5 के घात के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उस स्थिति में बोल सकते हैं कि इसमें 2 का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो 4 है। यानी देख सकते हैं 2 का घात कितना आ रहा है, 4 ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 4, तो 4 कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 में। 33 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है संख्या 3/8 का दशमलव प्रसार निम्न में से होगा। दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हर को अंश में भाग देना चाहिए। तो हर कितना है, तो हर है आपके पास दोस्तों 8, तो 8 को जानते हैं क्या करेंगे, भाग देंगे 3 के साथ। तो दोस्तों जब हम 3 के साथ भाग देंगे तो ये यहाँ पर भाग लगेगा, तो नहीं, तो दशमलव को दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 30 है, तो हो जाएगा 8 तरीके 24 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 तरीके 24 ले लेंगे, तो 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6। देखिए तो चारों में से कौन ऑप्शन मिल रहा है, 0.3, तो 0.3 0.3 0.3, देखिए हाई मिल रहा है 0.3, हेजा क्या है 3 है दशमलव बाद, लेकिन दशमलव से पहले 23 है 23, लेकिन हमको दशमलव से पहले 0 चाहिए, जबकि यहाँ पर दशमलव के पहले 0 है लेकिन इसके दशमलव के बाद 1 है, जबकि दशमलव के बाद हमको 3 चाहिए, दशमलव बाद कितना है, तो 3 है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। परीक्षा में पूरा का पूरा भाग मत कीजिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, जो आपको मिल रहा होगा ना 4 ऑप्शन में से उसी को टिक पोत देना है, हाल ही जितना हो सके समय के बचत के साथ साथ हमको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, इससे दशमलव प्रसार बिना कटे, देखिए एक बार कटाए हमको समझ में पता चल चुका कि 33 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 आपसे कहा जा रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो होता है a बराबर बी क्यू, यानी भाज बराबर होता है भागफल गुणे भाजक, और प्लस होता है दोस्तों आपका शेषफल। तो देखिए यहाँ पर बोला 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी कि आपका भाज दिया है, तो कितना दिया है दोस्तों, तो 278 आप बराबर किससे विभाजित करें, यानी भाजक नहीं दिया है तो भाजक को हम लोग बी रहने देते हैं, और भागफल दिया है कितना, तो 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12, और शेषफल दिया है दोस्तों 2। तो देखिए जब 2 है ना तो 2 क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, यानी 278 माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना,
बी गुणे 12, ठीक है। 278 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 276 आपका बच जाएगा। और यहाँ पर जो 12 है ना, तो 12 को हम क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, यानी इसका पक्ष बदलेंगे तो गुणा हो जाएगा किसमें, तो भागा में, यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी दोस्तों आपका जो बी है वो हो जाएगा 276 बटा में 12। तो जरा कटाइए तो दोस्तों, 276 को 12 से तो कटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, आप लोग यहाँ पर समझने का सबसे पहले प्रयास कीजिएगा। 12 दूनी कितना होता है, 24 है। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 6 के 6, बढ़ती आई 36 है। तो दोस्तों 23 बार में बा कोनो 23 है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे और सही निकालना होगा। हो सकता है आप लोग समझदार है, समझ के होंगे कि हम लोग किस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे तो अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भाज के पूछेगा, ठीक है। आपको मतलब कि क्या कर सकता है दोस्तों, आपको भाज हटा दे, आपको भाजक दे दे, पूछेगा कि भाज कितना होगा, तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां मान है वहां रख देंगे और उसको दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे। बस आप लोग बस कॉमन सेंस के साथ यहाँ पर आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से। इसमें बोला जा रहा है 35 नंबर में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है, तो उसका लसा होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि किसी भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ और जो एलसीएम होता है वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जिसमें से दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, तो 8670। तो दोस्तों देखिए, जब आपका दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है गुणनफल के, तो हम लोग तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं बताइए, तो एलसीएम निकालने के लिए ए गुणा बी, ठीक है, आप बटा में देखिए ए गुणा बी आपका है ऑलरेडी, तो एचसीएफ को बटा में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका एचसीएफ है, समझ रहे हैं ना, एचसीएफ है। तो आपका ए गुणा बी कितना है, दो संख्या गुणनफल कितना दिया 8670, तो लिख लेंगे 8670, आप बाटा में आपका दोस्तों हो जाएगा कितना, तो 17 आपका हो जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 17 से 8670 को कटाते हैं। कैसे ये कटेगा, तो दोस्तों सिंपली रूप से आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए कि 17 को आप लोग कटाने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 17 को हम लोग 8670 में भाग करके देखते हैं। तो देखिए जब भाग देंगे तो कैसे कटेगा, 86 है, 17 पाँचे कितना होता है, 17 पाँचे होता है 85, यहाँ पर घटाएंगे 86 में से 85 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये हो गया 17, 17 कम 17, जीरो उतार देना, 510 बा कहीं। अरे ऑप्शन नंबर डी 8 ऐसा ही मानना है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न 36 नंबर आपसे कहा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये तो बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी, ये तो सबको पता है, अगर आपको पता ना भी है तो पता कर लीजिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम संख्याएं जो होंगी वो अनंत होंगी, मतलब बिल्कुल भी दोस्तों निश्चित नहीं है कि कितनी हो सकती है। जितना दो संख्याओं के बीच आप संख्या निकालना चाहे परिमेय संख्या आप उतना निकाल सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि यह अनंत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 36 का राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 37 पर। प्रश्न नंबर 37 में दोस्तों देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हम लोग मसा और लसा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली रूप से देखिए जो 5 है ना इसका हम लोग आभाज्य गुणनफल करेंगे तो होगा 5 गुणे 1। जो 15 है उसका आभाज्य गुणनफल दोस्तों करेंगे तो आएगा 3, 5, 15 और एक कौन है दोस्तों, तो 20, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 4, 5, 20 है। तो दोस्तों देखिए तो इसमें आपका एचसीएफ क्या होगा, देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तीनों में केवल दोस्तों आपका 5 ना मिल रहा है, तीनों में आपका उभयनिष्ठ केवल आपका 5 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोग याद रखिएगा कितना होगा दोस्तों, तो 5 आपका होगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे ले लेंगे दोस्तों हम लोग बड़ा घात वाला, तो इसमें से कौन होगा एलसीएम के लिए, देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो क्या करेंगे ले लेंगे हम लोग 4 गुणे 5 फिर ले लेंगे हम लोग 3, कितना निकल कर आएगा 4, 5, 20, 20 ही हो जाएगा आपका दोस्तों 60 है। अब बोला क्या चाहिए क्वेश्चन कि लसा और मसा का अनुपात है, तो लसा है 60 है और मसा है 5 है, यानी कहने का मतलब कि हो जाएगा 60 अब बटा में दोस्तों 5 है, तो कटेगा 12, 5, 60 यानी 12:1, यानी दोस्तों आपका आ जाता है, अगर आप कटा रहे हैं तो आपका निकल कर आता है 12/1, तो 12/1 को बोलते हैं 12:1।
12:1। तो 12:1 निम्न में से कौन है? तो दोस्तों 12:1 निम्न में से है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हमेशा 2m होता है। क्या है भैया, आप लोग को मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हमने 2m लिया तो m की जगह आप कोई भी पूर्णांक संख्या रखिए, चाहे वो पूर्णांक संख्या आपका दोस्तों सम हो चाहे वो विषम हो, ठीक है, ऋणात्मक नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोई भी आप रखिए ना, सम या फिर विषम, यहाँ पर m के लेकर। तो m की जगह दोस्तों अगर हम कोई यहाँ पर विषम रखते हैं तो हमारा मान क्या मिलेगा? सम प्राप्त होगा। द्वितीय ही 6। देखिए विषम रखे तो क्या मिला? सम। अगर हम यहाँ पर विषम रखें तो हमारा क्या मिलेगा? 2 × 5 = 10 सम। अगर हम यहाँ पर सम रखें 2, यहाँ पर सम ले लें 4 m के स्थान पर, तो हमारा इक्वल में क्या मिलेगा? तो 4 दूनी 8। यानी ये भी दोस्तों हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है? तो समी के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का जो रूप है वो हमेशा और हमेशा 2m के रूप का होता है। तो इसको समझ कर रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 में चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न 39 सबसे कहा जा रहा है x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए पहले ऑप्शन को ध्यान से, इसमें से आपका जो 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा? तो दोस्तों x+1 कैसे आया? देखिए x के पावर n है +1 है और इसका जो दोस्तों मान है वो आपको प्राप्त हो रहा है कितना? तो x+1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान कितना आप रखें कि हमको x+1 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर हम n का मान अगर 1 रखे होंगे तो हमको x+1 मिला होगा, क्योंकि x के पावर 1 का होता है x और 1 का होता है दोस्तों +1। क्योंकि अगर 0 रखेंगे दोस्तों तो 0 क्या हो जाएगा? 0 x के पावर 0 को 1 कर देगा, जो कि 1 मिलकर आपका हो जाएगा 2। लेकिन हम यहाँ पर n का मान अगर 1 रखें तो हमारा मान मिला है x+1। तो कहीं ना कहीं जो n है हमारा वो एक प्रकार का धनात्मक आपका पूर्णांक संख्या भी है और साथ ही साथ एक प्रकार का विषम संख्या भी है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ऑप्शन में बोल जा रहा है यहाँ पर एक विषम पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग विषम को मार रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो धनात्मक तो पूर्णांक संख्या है भी किया है लेकिन साथ साथ वो विषम भी है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके इस वीडियो का सबसे जो लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, उसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है निम्न में से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा कि जब भी आप इन चारों में से अगर आप विषम पूर्णांक अगर आप देखना चाहे तो उस पर दोस्तों आपकी विषम संख्या ही सम्मिलित होंगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में 6q+1 यानी आपका जो शेषफल है दोस्तों वो आपके प्रकार का विषम संख्या है। 6q+3 जो शेषफल है आपका विषम संख्या है। 6q+5 जो शेषफल है आपका विषम संख्या है। तो कहने का मतलब कि हमारा 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 6q क्या होगा? वो एक प्रकार का आपका दोस्तों सम धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि इसका शेषफल 0 है, इसमें आपका 2 है शेषफल। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सम संख्या है। 4 क्या है? एक प्रकार का सम संख्या है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं एगो आपका सम है तो एगो विषम है तो एगो आपका सम है। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि केवल आपका विषम होना चाहिए। इसमें देखिए 6m+1 6m+3 6m+5 है। तो ये आपका दोस्तों 1 3 5 यानी विषम है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी q के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो m के लिए है। और जबकि यहाँ पूर्णांक बोला है q के लिए, यहाँ पर किसके लिए है? तो m है। तो इसीलिए आपका 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड कुल जितने सारे आपके ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे दोस्तों कवर हो चुके हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेकर दोस्तों आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग अच्छे से मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दें और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग पास हो और अपने राज्य के आप लोग नाम अच्छी तरीके से रोशन करें। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैंने आगे जो वीडियो है वो लेकर आऊंगा दोस्तों आपके सेट 2 के लिए, और उस सेट 2 में आपका जो आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद
बहुपद उससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो आने तक दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग मेरा जो टेस्ट है उसको दे पाने में आप लोग समर्थ हो पाए और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे दोस्तों अगर आपके सही तरीके से आपके दोस्तों समझ में आए हैं, आप लोगों ने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सरल अच्छी तरीके से किया है और दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से आपके उपयोगी है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।